अच्छा, ये मैग्नेटिज्म पार्ट 4, इसमें हम लोग परिनालिका के बारे में जानेंगे। परिनालिका यानी कि कॉइल क्या होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको कॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे और मोटर के बारे में। तो सबसे पहले परिनालिका के बारे में बात करते हैं। परिनालिका सॉलिड। तो स्पीकर आप लोग देखे होंगे। स्पीकर में क्या लगा होता है? हर स्पीकर में एक मैग्नेट निकलता है, चुंबक निकलता है कि नहीं? उसके साथ में एक कॉइल भी रहता है, ठीक है। अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है और एक परमानेंट मैग्नेट रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो परिनालिका से ही, सॉलिनॉइड से ही बनता है। सॉलिनॉइड का यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है कि ऐसा चुंबक जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराइए तो चुंबक बन जाएगा, स्विच ऑफ कर दीजिए इलेक्ट्रिक करंट बंद होगा तो चुंबक वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा अब हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए, हम लोग क्या देखे थे पिछले सेशन में कि जब आप एक लूप लेते हैं, करंट कैरिंग लूप, एक ऐसा लूप जिसमें धारा बह रही हो, तो मैग्नेट का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर बहुत सारे लूप को जोड़ दें तो एक पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए, एक तार लिया और इस तरह से उसको टर्न्स बना दिए, तो ये क्या करेगा? बहुत सारे लूप्स का काम करेगा। तो बस बन गया, ये लूप है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इसको ही बोलते हैं परिनालिका। परिनालिका यानी कि सॉलिनॉइड क्या है? एक ऐसा करंट कैरिंग कॉइल है जिसका लेंथ उसके क्रॉस सेक्शन के कंपैरेटिवली बहुत लंबा हो। यानी एक परिनालिका सॉलिनॉइड परफेक्ट तब होता है जब उसका लेंथ बहुत ज्यादा हो। तो आई रिपीट कि एक ऐसा कंडक्टर का कॉइल जिसका लेंथ उसके क्रॉस सेक्शन के मुकाबले बहुत ज्यादा हो, उसको बोलते हैं क्या? परिनालिका यानी कि सॉलिनॉइड। काम क्या होता है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना। तो कोई डेरिवेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि इस सॉलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हिंदी में बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जो सॉलिनॉइड होगा उसके अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर परिनालिका के अंदर कुछ नहीं है तो म्यू नॉट एन आई। यानी देख लीजिए किस किस चीज पर डिपेंड करता है। एक तो यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। हिंदी में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। फेरों की ये होता है। और I इज करंट, I है विद्युत। और म्यू नॉट मैंने चुंबकत्व के कूलॉम का नियम जब पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था। म्यू नॉट क्या होता है? इसको बोलते हैं मुक्त आकाश की चुंबकशीलता।
इंग्लिश में बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए एक चीज आपके लिए कितना काम करती है, ये देखिए, ये एक फॉर्मूला है, क्या क्या काम इससे निकलेगा। एक आपको पता चलेगा कि एक सॉलिनॉइड के अंदर, प्रणालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है। एक नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यानी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। दूसरा धारा पे डिपेंड करती है, ठीक है। और अभी हम लोग मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं। जब कोई मीडियम इंसर्ट करेंगे, कहने का मतलब जैसे कॉइल है, कॉइल के अंदर एक आप लोहे का सब्सटेंस डाल दीजिए, स्टील डाल दीजिए, तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाता है। क्लियर? तो उस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि परिनालिका के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो अंदर कौन सा सब्सटेंस डाला गया है उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसकी बात हम लोग करेंगे बाद में। ओके, नाउ एक तो हो गया किस पे डिपेंड करता है, ये जनरल साइंस हो गया, जीएस। उसके बाद न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल आ सकता है, वैल्यू दे देगा। लेट्स से क्या किया जाता है, एक कॉइल है परिनालिका की, उसको खींच के उसकी लंबाई को दुगनी कर दी जाती है, उसके लेंथ को क्या किया जाता है, डबल कर दिया जाता है। अब बताइए कि उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ऑप्शंस दे दूं? दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, और फिर चार गुना हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक सोलिनॉइड है, परिनालिका है, उसको खींच के उसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाती है। अब बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता देता हूं। देखिए, जब आप कॉइल है उसको खींच रहे हैं, तो मान लीजिए कॉइल में कुंडली में 10 फेरे हैं, तो जब लंबाई को आप दुगना कर देते हैं तो फेरों की संख्या बदलेगी या फिर वही रहेगी? तो फेरों की संख्या तो वही रहेगी। लेट्स से ये आपका 1 2 3 4 5। अब इसको आप खींचेंगे तो फेरों की संख्या तो नहीं बदलने वाली है, लेकिन लंबाई डबल हो जा रहा है। तो ये जो स्मॉल n है वो है इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। मान लीजिए टोटल इसमें कैपिटल N फेरे और लंबाई है L, तो L लंबाई में n फेरे, तो इकाई लंबाई में कितने फेरे, n/L। यही हो जाएगा स्मॉल n। न्यूमेरिकल एग्जांपल देके मैं आपको ज्यादा क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि इसमें फेरों की संख्या है 500 और इसकी लंबाई है 10 मीटर। हालांकि 10 मीटर बहुत लंबा हो गया, ज्यादा ही कुछ। यहाँ पे स्मॉल n कितना हो जाएगा, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगा, 10 मीटर में 500 फेरे, तो 1 मीटर में कितना फेरा, 50। टोटल फेरों को लेंथ से यानी लंबाई से भाग दे दीजिए, कितना हो गया। क्लियर? तो n इज इक्वल टू n/L। अब जब आप लंबाई को दुगना कर दे रहे हैं, इसको डबल कर दे रहे हैं, तो फेरों का जो सघनता है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए यही वाला हमारा परिनालिका है, इसमें लंबाई पहले 10 मीटर था तो स्मॉल n 50 था। अब इसकी लंबाई को खींच करके 20 कर देते हैं, तो अब इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, 25। तो n कितना हो गया, 25 हो गया। उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि n का समानुपाती है। अब मान लीजिए क्या करें, परिनालिका को काट के आधा कर दे रहे हैं, काट के हाफ कर दे रहे हैं, तब क्या होगा। काट के हाफ करने से देखिए फेरों की सघनता वही रहेगी। इसका भी मैं आपको एक नंबर लेके शो कर देता हूं। देखिए फिर से वही सॉलिनॉइड लेते हैं, 10 मीटर में 50 फेरे, ये लंबाई है और ये फेरों की कुल संख्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब क्या करते हैं, परिनालिका को आधा काट देते हैं, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 5, और फेरों की संख्या भी आधी कट जाएगी तो कितना हो जाएगा, 25। तो पहले थी जो स्मॉल n है वो कितना था, मैंने 500 लिया था, फिर से 500 के। नाउ स्मॉल n कितना था पहले, 50, और अभी कितना है, अभी भी 50।
ठीक है। तो फेरों की जो संघनता है, टर्न्स की जो डेंसिटी है वो नहीं बदल रही है। अगर आप सोलेनॉइड को काट देते हैं तो फेरों की जो डेंसिटी है वो वही रहती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही रहेगा। अब तीसरी चीज इससे आपको क्या मिलती है, म्यू नॉट की यूनिट। ऐसे तो आप रट भी सकते हैं, लेकिन रट्टा मारने में क्या है कि थोड़ा सा फिसल जाता है दिमाग से। करण कुंद्रा की करण कपूर याद नहीं रखता। चलिए देखिए, बी का टेस्ला और एन और आई नीचे आ गए, तो एन का कितना, ये क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कि फेरों की संख्या, संख्या का तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन इकाई लंबाई में, यानी कि फेरों की संख्या प्रति मीटर। लेट से किसी परिनालिका में 1 मीटर में 50 फेरे, तो क्या बोलेंगे, 50 फेरे प्रति मीटर। तो 50 तो एक नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं, लेकिन प्रति मीटर तो होगा, तो एन का इकाई क्या होगा, प्रति मीटर। और ये भी नीचे, तो बी का टेस्ला हो गया और एन का प्रति मीटर हो गया, एन का प्रति मीटर हो गया और करंट का एम्पियर हो गया। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, टेस्ला प्रति मीटर ऊपर गया तो मीटर और एम्पियर ऊपर गया तो इस तरह से म्यू नॉट का यूनिट क्या होता है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो याद रखने का, रटने का कोई जरूरत नहीं है, यहां से आप निकाल लेंगे, एग्जाम में कभी भी पूछेगा कि म्यू नॉट का यूनिट क्या है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। क्लियर? ओके, नाउ मीडियम का क्या असर पड़ता है। तो मीडियम का जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अंदर रखेंगे परिनालिका के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ जाता है, और पैरामैग्नेटिक रखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, और डाईमैग्नेटिक रखेंगे तो थोड़ा सा घट जाएगा। क्लियर? तो आप अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, विद्युत चुंबक बनाना है, तो कौन सा पदार्थ अंदर डालिएगा, फेरोमैग्नेटिक यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ। तो क्या डाला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कच्चा लोहा डाला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए कोर में क्या यूज किया जाता है। कोर मतलब ये है परिनालिका, और उसके अंदर जो डाल रहे हैं वो कोर है, तो कोर में डाला जाता है नर्म लोहा। ठीक है, नर्म लोहा। नर्म लोहा में क्या होता है कि तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा और तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, चुंबक बनेगा और फिर करंट हट जाएगी तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। परमानेंट यानी कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या यूज होता है, स्टील यूज होता है। स्थायी चुंबक स्टील, और विद्युत चुंबक यानी कि अस्थायी चुंबक नर्म लोहा। तो ये परिनालिका से जुड़ा हुआ हो गया। अब इसका जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरफ होती है। जैसे बार मैग्नेट में कैसा होता है, इस तरह से, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में समाहित होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो परिनालिका में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, इस तरह से परिनालिका और इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, तो जिधर करंट एंटी क्लॉकवाइज उधर नॉर्थ पोल होगा, और जिधर करंट क्लॉकवाइज होगी उधर साउथ पोल होगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉक नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ। क्लियर है? नाउ हम लोग देखेंगे मोटर की क्रियाविधि। मोटर, राइट। देखिए,
कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब मान लीजिए कि ये एक तार है, ना जिसकी लंबाई है L, ठीक है। अब करंट की स्पीड यहां पे क्या होगी, L बाई टी, V इज इक्वल टू L बाई टी। जो चार्ज अंदर जा रहा है उसका स्पीड L बाई टी। अब इस टी को इधर ले जाइए तो Q बाई टी हो जाएगा। Q बाई टी क्या हो जाएगा, I L B साइन। तो कुछ नहीं, V में से T निकाल के Q में डाल दिए तो उसका फॉर्म चेंज हो गया। यहाँ पर I क्या हो गया, करंट। और ध्यान दीजिएगा ये जो डेरिवेशन है ना वो लॉजिकली सही नहीं है, ठीक है। ये बस याद रखने के लिए काम आएगा, ये लॉजिकली थोड़ा सा इनकरेक्ट है। अगर इसी डेरिवेशन को लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। आप डेरिवेशन से आपको मतलब नहीं होगा, ओके ना। इससे क्या पता चल रहा है कि ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, एक तार में फ्लो होने वाला करंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में एक तार रखते हैं और तार में करंट फ्लो कराते हैं तो तार में क्या लगेगा, बल लगेगा। या कोई भी कंडक्टर है उसमें आप करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स का यूज करके ही हम लोग मोटर बनाते हैं, ठीक है। अब ये फोर्स देखिए मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तब ये फोर्स मैक्सिमम होगा। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड B, और इसी के अलोंग आप तार रख दिए और इस तार में फ्लो करा रहे हैं करंट, तो I के ही डायरेक्शन में L का डायरेक्शन लिया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि I तो विद्युत धारा हुई, ये अदिश राशि है, तो सदिश राशि किसको लेना पड़ेगा, L को। L क्या है, तार की लंबाई है। अब आप बोलिएगा कि तार की लंबाई तो सर सदिश है नहीं, इसमें दिशा क्या होगी। अगर तार की लंबाई है तो आप इस दिशा से इसका लीजिएगा या फिर इस दिशा से, तो जिधर करंट रहेगा उस दिशा से लेंगे। क्लियर। मान लीजिए ये तार है, करंट इस दिशा में फ्लो कर रही है तो आपको L का दिशा इधर की तरफ लेना होगा, और करंट इधर फ्लो कर रही है तो L का दिशा इस तरफ। क्लियर। नाउ यहाँ इस केस में I और B के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब I के ही डायरेक्शन में आपको L लेना है, यानी L और B के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0 कितना होता है, 0। तो ये फोर्स नहीं लगेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही तार को रख दीजिएगा तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसको यूज करके ही मोटर को डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले मैं मोटर का फिगर बना लूं। इसको पॉज कर, इधर बना रहा। मोटर आप सभी ने देखा होगा, है ना। छोटे मतलब जनरली क्या होता है, पुराना आपने कभी बचपन में कोई टेप रिकॉर्डर तोड़ा हो तो निकलता है ना। और भी बहुत सारे डिवाइस से मोटर निकलता है, आपके ट्रिमर में मोटर होता है। तो क्या करते हैं आप, मोटर में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उसके आउटपुट में मोटर क्या करता है, घूमता है। यानी आप उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, और घूमने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, गतिज ऊर्जा। जहां पर भी मोशन है, कैसा भी मोशन हो, ऐसा हो, गोल गोल हो, जहां भी मोशन है वहां काइनेटिक एनर्जी। तो आप उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और वो उसको गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। ये काम मोटर करता है। नाउ यहाँ पे देखिए मोटर का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
आई एम सॉरी, डायग्राम थोड़ा सा गंदा जैसा दिख रहा है, मगर कोई नहीं, काम हो जाएगा। तो ये एक मैग्नेट लग गया। हाँ, उसके पहले देखिए, अगर 12th वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो एक ही बार में कहानी खत्म, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा सिंपल रहे, क्लास 10 वालों को भी समझ में आ जाए, है ना। तो इसको हम लोग समझाएंगे, मोटर के क्रियाविधि को समझाएंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखिए, FMC याद रखेंगे, FMC। सबसे छोटा फिंगर कौन सा है, थंब। उससे बड़ा ये है, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, हिंदी में तर्जनी बोलते हैं, और उससे बड़ा मिडिल फिंगर। लेकिन सिचुएशन उल्टा है, ये हो जाएगा आपका फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको, फादर मदर चाइल्ड। शॉर्ट ये आपका फर्स्ट लेटर क्या हो गया, फादर का F, मदर का M और चाइल्ड का C। तो F से हो जाता है फोर्स, और M से होता है मैग्नेटिक फील्ड, और C से हो जाता है आपका करंट। तो करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड में जब आप करंट फ्लो कराते हैं तो तार पे लगता है फोर्स। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और करंट बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होता है तो फोर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो, क्लास 10 में इस तरह से बताया गया है आपको कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाते हुए किसी तार में करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें फोर्स लगता है। हालांकि ये स्लाइटली इनकरेक्ट है, अर्ध सत्य है कि पूरा 90 डिग्री नहीं रहेगा तब भी फोर्स लगेगा, हालांकि 90 डिग्री भी होता है, मैक्सिमम होता है। एनीवेज, फिर भी आधा सत्य तो है ही। तो इस पे ही इसी तरह से हम लोग इसकी क्रियाविधि को समझने की कोशिश करेंगे। इसको भी आप नोट कर लें, उसके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। खराब ड्राइंग के लिए माफी चाहिए। ओके, चलिए, ये तो गड़बड़ हो गया ना। ये क्या हो गया, ये राइट हैंड हो गया। ओके ना, दिस इज ऑल राइट। ओके, हाँ फ्लेमिंग साहब माफ कर दीजिएगा, आपका हाथ बहुत खराब बना है। एनीवेज, ये क्या हो गया, F फादर मदर एंड चाइल्ड, F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड और C फॉर करंट। हिंदी वाले परेशान नहीं होइएगा, फोर्स मतलब बल आपको पता ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और करंट मतलब विद्युत धारा, ठीक है। अब यहां पर इस पिक्चर में देखिए कि बैटरी से जोड़ दिया या करंट का कोई भी सोर्स है उससे जोड़ दिया, यहां से करंट फ्लो करती है और फिर यहां से होते हुए वापस से नेगेटिव टर्मिनल में आ जाती है। तो चलिए हिस्सों के नाम पहले जान लें। ये चुंबक है और ये है कॉइल, ठीक है। यहां पर मैंने एक ही टर्म दिखाया है, हालांकि एक नहीं बहुत सारा टर्म होता है, ठीक है। ये हो गया कॉइल, इसको बोलते हैं आर्मेचर, कॉइल या आर्मेचर। नाउ ये है एक्सिस, ध्रुव या एक्सिस। ये क्या है, ये है कार्बन ब्रश। और ये है अर्धवलय, स्प्लिट रिंग्स। अब देखिए
एक बात बताइए कि अगर ये घूमेगी तो क्या होगा, ये जो तार इससे जुड़ा हुआ है वो तो पूरा ट्विस्ट हो जाएगा। आप तार को पकड़ के घुमा दीजिएगा तो क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएगा ना। उसके लिए क्या अरेंजमेंट है कि ये जो कार्बन ब्रश है ना, ये स्प्लिट रिंग के ऊपर फिसलता है। अब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम जॉइंट है कि ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। देखिए घूमने वाला पार्ट कौन कौन सा है, ध्रुव घूमता है, उसके साथ साथ आर्मेचर घूमता है, अर्ध वलय यानी स्प्लिट रिंग भी घूमती है, लेकिन कार्बन ब्रश उसके ऊपर सिर्फ सटा हुआ रहता है। क्लियर है। उसके बाद अगला सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है कि धारा निकली कार्बन ब्रश से रिंग में गई और रिंग से ध्रुव, रिंग जो है वो ध्रुव में टच हो रहा है, तब तो हो गया शॉर्ट सर्किट, हो गया ना। ये भी मेटल का बना हुआ है, ये भी चालक ही है, तो पूरा शॉर्ट सर्किट हुआ। तो ऐसा नहीं है। ये धारा कहां से जाती है, यहां से। ध्यान दीजिएगा ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो कुचालक रहता है, ये कुचालक है। अब कुचालक है तो क्या हुआ, ध्रुव से सट रहा है लेकिन विद्युत धारा नहीं जाएगी इसमें। कार्बन ब्रश से रिंग में जाएगी और रिंग से एक्सिस में नहीं जाएगी, क्योंकि ये वाला जो है वो नॉन कंडक्टर है। ठीक है, तो धारा किधर से जाएगी, इधर से जाएगी। क्लियर है। मतलब कि धारा यहां से निकली, आर्मेचर से एक राउंड लगाते हुए वापस आ जाएगी। अब जो खेल है वो यहाँ होता है। खेल क्या है कि अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाइए और देखिए ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर से होगा, नॉर्थ से साउथ होगा, आपको पता है। तो इधर की तरफ हाथ को रखिए। नाउ करंट किधर है, करंट ऊपर की तरफ है, तो हाथ को ऐसे मोड़ दीजिए। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर की तरफ, तो अंगूठा किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो ये जो तार है इसमें किधर की तरफ बल लग रहा है, बोर्ड से अंदर की तरफ। इसमें बल लगेगा नहीं, इसमें बल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। हाँ इसमें बल लगेगा। देखिए इसमें किधर बल लगेगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट किधर जा रही है, करंट नीचे की तरफ। तो अंगूठा किधर हुआ, बोर्ड से बाहर की तरफ। तो यही चीज होता है। इसमें क्या है कि बोर्ड के अंदर की तरफ बल लग रहा है और इसमें बोर्ड के बाहर की तरफ। तो ये बल क्या करेगा, इसको घुमाएगा, इधर की तरफ घुमाएगा। क्लियर। अब आधे रोटेशन के बाद गेम बदल जाता है। आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, देखिए इसमें बल लग रहा है ऊपर की तरफ ना, लेकिन जब इमेजिन कीजिए कि ऐसे घूमा, ठीक है, और फिर बल अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो रोटेशन फिर देखिए ये ऐसे आया। अब उसके बाद क्या होगा, अगर रोटेशन इससे आगे बढ़ना है तो इसको नीचे की तरफ जाना होगा। ये वाला पार्ट, इसका नाम रख देता हूं, बोलने में सुविधा होगा, ए बी सी। सीडी में शुरू में क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ बल लग रहा है, लेकिन जब आधा रोटेशन हो जाएगा उसके बाद सीडी को नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी भी बल ऊपर ही लगते रहेगा तब तो ये ऊपर जाएगा और फिर इसको वापस आना पड़ जाएगा। तो हम लोग को जरूरत क्या है कि आधे में बल ऊपर की तरफ लगे और आधी जर्नी में बल नीचे की तरफ लगे। बात समझ में आ रही है। जैसे इसको घुमाना है तो अभी ये ऊपर जा रहा है, फिर आधे के बाद क्या होगा, नीचे जाने लगेगा। तो हम लोग को क्या चाहिए कि बल का डायरेक्शन बदले, आधा में ऊपर लगे और आधा में नीचे लगे। देखिए ऊपर और फिर नीचे। तो एक बार उसके लिए क्या होगा, करंट का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा ना। बदलता कैसे, इट्स वेरी सिंपल। देखिए इसको करंट मिल कैसे रहा है, इसको इससे मिल रहा है और फिर ये इसको इधर भेज रहा है ना। होगा क्या, जब आधा रोटेशन हो जाएगा तो ये जो अर्ध वलय, इसका भी मैं नाम रख देता हूं, ये R1 है और ये R2 है, और कार्बन ब्रश का नाम रख देता हूं B1 और B2। तो जब आधा रोटेशन हो जाएगा तो R2 का कांटेक्ट उल्टा होकर के B1 से हो जाएगा। अब इसमें धारा की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, इसमें अभी बल लग रहा था ऊपर की तरफ, जब ये आधा घूम जाएगा तो इसका कांटेक्ट
B1 के साथ हो जाएगा और B1 के साथ होने से इसमें धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी और जो बल इसमें ऊपर की तरफ लग रहा था वो नीचे की तरफ लगने लगेगा। यही तो हमको चाहिए कि बल आधा ऊपर की तरफ लगे और फिर नीचे की तरफ लगे। तो ये खेल जो है वो कौन कर रहा है? स्प्लिट रिंग कर रहा है। स्प्लिट रिंग पहले इससे कांटेक्ट में था, फिर उसके बाद इसका कांटेक्ट बदल के B1 के साथ हो जाता है और R1 में ये चीज उल्टा होता है। अभी स्टार्टिंग में ये इसमें नीचे की तरफ बल लग रहा था, नीचे देखिए नीचे की तरफ बल लग रहा था, नीचे गया और फिर उसके बाद क्या होगा? ऊपर चाहिए इसको, पहले नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा। तो ये क्या होगा? जैसे ही R1 का कांटेक्ट B2 के साथ हो जाएगा, इसमें धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी और जो बल नीचे की तरफ लग रहा था वो जैसा कि हम लोग को चाहिए ऊपर की तरफ लगने लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा? मोटर गोल गोल घूमने लगेगा। और अगर ये आधा आधा नहीं हो और कांटेक्ट बदले नहीं तो ऐसे घूमेगा, आधा ऐसे फिर वापस, फिर ऐसे फिर वापस। ठीक है। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या है? ये डायरेक्शन को बदलता है, करंट के डायरेक्शन को। कहां पे बदलता है? आर्मेचर में। आर्मेचर में जो करंट का डायरेक्शन है उसको स्प्लिट रिंग बदलता है, इसलिए इसको बोलते हैं दिक् परिवर्तक। और याद रखिए कि जब प्रसाद खाने से ही सारा पुण्य मिल जाता है तो फिर पूजा आप मिस भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इतना भाषण अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप वीडियो दोबारा से देखिए, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए और फाइनली आपको प्रसाद से मतलब है। प्रसाद क्या है यहाँ पे? ये देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि कम्यूटेटर किसको बोलते हैं? तो कम्यूटेटर बोलते हैं अर्धवलय को। क्यों? क्योंकि ये करंट के डायरेक्शन को बदलता है। बस अब आप समझ गए। स्विच ऑन कर दीजिए, मैंने स्विच दिया नहीं। ओके, नाउ स्विच ऑन कर दिया। जैसा जैसा मैंने बताया वैसा होता जाएगा। ऐसे करंट यहाँ फ्लो करेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, आधा घूमेगा तो यहाँ से कनेक्शन बदल जाएगा। कनेक्शन बदलने के बाद फिर ये नीचे की तरफ बल लगने लगेगा तो नीचे चला जाएगा और ये पहले नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। देखिए ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे और गोल गोल घूमने लगेगा। ये हो गया हम लोग का मोटर। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। और ये भी जान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? परमानेंट मैग्नेट दिखाया गया है, लेकिन जो कॉमर्शियल मोटर होते हैं, व्यवसायिक मोटर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। याद रखिएगा कि व्यवसायिक मोटर में यहाँ पर कौन सा चुंबक यूज होता है? विद्युत चुंबक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।